चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर जो अपने है ना नेट पर 76, है। क्वेश्चन नंबर 76 से पढ़ेंगे। इसके पहले का जो है ना हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में। आज 76 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना है। बताइएगा इसके पहले का जितना भी सारा क्लास हुआ है सारा को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, सारा का क्लास मिल जाएगा इसी चैनल पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 कि कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या होता है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का COCl2। CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या है? CaOCl2। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है? हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है। कह रहा है ना कि ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का होता है जिसमें क्या होता है? क्लोरीन की तेज गंध होती है। या पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना वो पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब आइए घुलनशील। नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ना कहाँ कहाँ होता है? तो कह रहा है इसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़े धोने में, गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, और कपड़ा उद्योग में, और कपास और लिनन के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग जो है ना कपड़े धोने में करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, और गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। कपड़े उद्योग में कपास और लिनन के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। आगे कह रहा है कि यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, इसलिए कई उद्योगों में ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह जो है ना ये ब्लीचिंग पाउडर जो क्या है, एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, इसलिए कई उद्योगों में ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ना कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। और नेक्स्ट है इसका उपयोग पीने योग्य पानी बनाने के लिए कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है इसका उपयोग पीने योग्य पानी बनाने के लिए, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा है कि एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो क्या होगा? हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट है। कह रहा है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंज ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंज ज्वाइंट है। कह रहा है कि एल्बो ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट क्या है? तो कह रहा है इस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे कोहनी कोहनी एवं घुटने की संधियां। आगे कह रहा है कि सैंडल संधियां क्या है? तो कह रहा है कि यह संधि मतलब सैंडल संधि जो यह संधि भी कंदुक खलिका संधि की भांति होती है। तो सैंडल संधियां क्या होती है? सैंडल संधियां कंदुक खलिका संधि के भांति होती है। आगे कह रहा है कि दोनों में अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें ना तो पूर्ण गेंद बनती है और ना ही पूर्ण प्याला बनती है। इस प्रकार की संधि मनुष्य के अंगूठे में बनती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग संधि क्या है? तो कह रहा है कि ग्लाइडिंग संधि जो है इस प्रकार की संधि में अस्थियां एक दूसरे से क्या होती है? फिसलती है। जो ग्लाइडिंग संधियां होती है इस प्रकार की संधियां एक दूसरे में क्या होती है? फिसलती है। आगे कह रहा है इस प्रकार की संधियां कशेरुकी के संधि प्रवर्धक के मध्य तथा रेडियस अल्ना एवं कार्पस के मध्य पाई जाती है। तो ग्लाइडिंग संधि जो होती है ना इस प्रकार की संधियां कशेरुकाओं के संधि प्रवर्धक के मध्य तथा रेडियस अल्ना और कार्पस के मध्य पाई जाती है। आगे है खूटी संधि, खूटी पाइवोट ज्वाइंट। ये क्या है? खूटी संधि। कह रहा है खूटी संधि इस प्रकार की संधि में से एक अस्थि खूटी के आकार में स्थित होती है तथा दूसरी अस्थि इस प्रकार हिल डुल सकती है। तो कह रहा है खूटी संधि क्या है ना, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि खूटी के आकार में स्थित होती है तथा दूसरी अस्थि इस प्रकार से जो है ना इसके ऊपर हिल डुल सकती है। आगे कह रहा है इस प्रकार की संधि मनुष्य के द्वितीय कशेरुक के ओडोंटोटॉइड प्रबंधन या करोटी के मध्य पाई जाती है। तो कह रहा है कि खूटी संधि इस प्रकार की संधि मनुष्य के द्वितीय कशेरुक के ओडोंटोवाइड प्रबंध तथा करोटी के मध्य पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 पे, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है? बताइए क्या होगा? हार्वे। हाँ, विलियम हार्वे ने हार्वे। दिया है। कह रहा है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया है? तो हार्वे। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या हार्वे ने दिया है। शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय से संपादित किया जाता है, और रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया है। तो कह रहा है कि शरीर में रुधिर परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है, और रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आगे कह रहा है कि रक्त परिसंचरण
तंत्र हृदय, रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रक्त जो परिसंचरण होता है ना, वो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है हृदय, रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। अब मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और रक्त दाब मापने के लिए जो है ना, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को जो है स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। आगे आइए, कह रहा है कि रक्त का काम क्या है। रक्त का जो काम है ना, क्या करना है? तो रोगों से बचाव, रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, विषैले, बाहरी और असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देता है। तो रक्त का जो काम है ना, रोगों से बचाव करना, जिसे रुधिर उपस्थित प्रतिरक्षी, विषैले, बाहरी तथा असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देता है। आगे कह रहा है कि शरीर की सफाई, टूटी फूटी मृत कोशिकाओं या कचरे या मलबे आदि का WBC का भक्षण जो है ना, भक्षण का नष्ट कर देता है। तो कह रहा है कि शरीर की सफाई, टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि का WBC भक्षण कर नष्ट कर देता है, नष्ट करता है। आगे कह रहा है कि रक्त का थक्का जमना, मतलब थक्का जमना कह रहा है कि घाव पर रुधिर के थक्का जमने से रुधिर का क्या हो, बहाव बंद होता है। तो थक्का जमता कब? जब घाव पर रुधिर के थक्का जमने से क्या होता है? रुधिर बहाव बंद हो जाता है। आगे कह रहा है शरीर ताप का नियंत्रण, कह रहा है कि जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय के फलस्वरूप रुधिर का पता बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा के रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में बहकर शरीर के ताप का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो कह रहा है कि शरीर ताप का नियंत्रण, जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय के फलस्वरूप रुधिर का ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में क्या होता है? बहकर शरीर के ताप पर का नियंत्रण करता है। आगे कह रहा है चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। बताइए चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? तो क्या होगा? कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, याद रखिएगा। आगे कह रहा है चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। चरक जो है प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। आगे कह रहा है कि हैनी मैन ने होम्योपैथी की खोज की थी। आगे कह रहा है कि बैक्सन ने एस्ट्रोमाइसिन एंटीबॉडी की खोज की थी। बताइए एस्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने किया है? तो बैक्समैन ने किया है। एस्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने किया है? तो बैक्समैन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि प्राकृतिक बरन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक बरन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्राकृतिक बरन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ना, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। आगे कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज का यात्रा के दौरान मलय द्वीप समूह तथा अन्य स्थानों में एकत्र की गई सामग्री के आधार पर 1859 में स्पीसीज की उद्गम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा। तो कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर यात्रा के दौरान मलय द्वीप समूह तथा अन्य स्थानों से एकत्र की गई सामग्री के आधार पर 1859 में स्पीसीज की उद्गम जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा। स्पीसीज का उद्गम जो था ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका पुस्तक था? तो चार्ल्स डार्विन का पुस्तक था। आगे कह रहा है कि डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास से हुई है। कह रहा है कि डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास से हुई है। अब विकास मुख्य रूप से जो प्राकृतिक बरन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक बरन जीवों में उपस्थित विविधता का क्रिया करता है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक बरन जीवों में उपस्थित विविधता का प्रक्रिया करता है। इसके कारण सबसे अधिक उपयुक्त किसी वातावरण में सबसे अधिक अनुकूलित जीव में ही जीवित रह पाते हैं और शेष जीव मर जाते हैं। तो कह रहा है कि प्राकृतिक बरन जीवों में उपस्थित विविधता पर किया जाता है। इसके कारण सबसे अधिक उपयुक्त किसी वातावरण में सबसे अधिक अनुकूलित जीव ही जीवित रह पाते हैं और शेष जीव क्या होते हैं? मर जाते हैं। आगे कह रहा है कि इस प्रकार के जीवों में परिवर्तन होते रहते हैं और कालांतर में नई प्रजातियां का उद्गम होता है। डार्विन ने इस सिद्धांत को प्राकृतिक बरन के कारण योग्यता की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक बरन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है लेमार्क के बारे में कह रहा है कि फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक जेवी लेमार्क ने सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक, किसकी पुस्तक है? फिलोसफिक जूलॉजिक, ये लेमार्क की पुस्तक है। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक जेवी लेमार्क सर्वप्रथम 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया। इसे लेमार्क या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे आइए।
आगे कह रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बोल रहा है कि यह एक लेखक, वैज्ञानिक और राजनीतिक दार्शनिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना, यह एक लेखक, वैज्ञानिक और राजनीतिक दार्शनिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की छड़, फ्रैंकलिन स्टोव आदि की खोज की थी। तो यह कि बिजली की छड़ और फ्रैंकलिन स्टोव की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंक क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है कि अंधों को पढ़ने के लिए लिपि को क्या कहते हैं? क्या होगा? ब्रेल लिपि कहते हैं ना। अंधों के पढ़ने के लिए लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। अंधों को पढ़ने के लिए लिपि का जो है ना, ब्रेल लिपि कहते हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को प्रतिपादित किया था। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को प्रतिपादित किया था, जिसमें नेत्रहीन छात्र पढ़ना और लिखना सीख सके। ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रेन प्रणाली में जो है ना, ब्रेन प्रणाली में 63 बिंदु पैटर्न या वर्ण होते हैं। तो ब्रेन प्रणाली में कितने पैटर्न या वर्ण होते हैं? तो 63 बिंदु पैटर्न या वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण एक अक्षरों के संयोजन, एक समान शब्द, एक व्यापारिक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर क्या होता है? आधारित होता है। आगे कह रहा है रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि लिखावट का वो तरीका है जिसमें अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती है। रोमन लिपि बोल रहा है कि रोमन लिपि लिखावट का वह तरीका है जिसमें अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती है। जैसे जर्मन है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, रोमानियाई है। ये सब क्या है? रोमन भाषा है। ठीक है। रोमन लिपि है, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रोमानियाई। आगे कह रहा है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है? तो कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि का अक्षरात्मक सिलेबिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वर्ण अक्षर हैं और स्वर्ण भी और व्यंजन भी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे? आयाम से। क्या होगा? तो आयाम से। ध्वनि की तीव्रता किसमें? ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, आयाम से होता है। आगे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता जो है ना, आयाम से निर्धारित होती है। ठीक है। आगे कह रहा है आयाम ध्वनि तरंगों के आकार का एक मापक है। आयाम कह रहा है आयाम जो है ना, ध्वनि तरंगों के आकार का एक मापक है। यह ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। जिसमें तरंगों को शुरू किया है। आगे कह रहा है अधिक आयाम वाले तरंगों में अधिक ऊर्जा और अधिक तीव्रता होती है, इसलिए वे जोर से आवाज करते हैं। तो कह रहा है ना कि अधिक आयाम वाले तरंगों में अधिक ऊर्जा। ठीक है। अधिक आयाम वाले तरंगों में अधिक ऊर्जा और अधिक तीव्रता होती है, इसलिए वे जो है ना, जोर से आवाज करते हैं। आगे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंगों की तीव्रता को संदर्भित करती है। यह एक कंपन के आयाम पे क्या करता है? निर्भर करता है। आगे नोट में दिया हुआ है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल क्या होती है तथा तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदल जाती है। क्या होती है? तो कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होती? बदल जाती है। जबकि आवृत्ति जो होता है नहीं बदलता। क्या होता है? आवृत्ति नहीं चेंज होता है, नो चेंज होता है। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। और ध्वनि क्या, कौन सी तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है। ध्वनि कैसी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि सीड्स क्या है? सीड्स बोलेगा तो घातक मृत्यु रोग है। हाँ, सीड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है? तो घातक मृत्यु रोग है। और सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। सीड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। आगे आइए। आगे कर रहा है कि अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम मौत पहले साल में बच्चे की अचानक अप्रत्याशित अस्पष्ट मृत्यु मौत जो आम तौर पर नींद से अज्ञात का कारण होती है। ठीक है। आगे कह रहा था कि अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम मौत पहले साल में बच्चे की अचानक अप्रत्याशित और अस्पष्टीकृत मौत है जो आम तौर पर नींद में अज्ञात कारण से होती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि सीड्स के बारे में। सीड्स जो है ना, ये समानता बच्चों के पहले 6 महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सीड्स क्या है ना कि समानता बच्चों में 6 महीने सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और यह 2 से 3 महीने की उम्र में चरम अवस्था में पहुंचती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि सीड्स हांगकांग में समान नहीं है। सीड्स क्या है? हांगकांग में समान नहीं है। प्रति 10,000 में से जो है ना, एक से 3 बच्चे क्या होते? प्रभावित होते हैं। ठीक है। आगे है, कह रहा है विशेषज्ञ अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस बच्चे की सीड्स से मृत्यु हो सकती है। कह रहा है कि विशेषज्ञ अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस बच्चे की सीड्स से मृत्यु हो सकती है और सीड्स के जोखिम में को कैसे कम कर सकते हैं, इसका उपाय दिया हुआ है। ये सीड्स के जोखिम से कैसे कम कर सकते हैं? तो कह रहा है पहला पॉइंट है ना कि हमेशा अपने बच्चे को पीठ के बल ना सुलाएं, पीठ बल सुलाएं। कह रहा है
कि हमेशा अपने बच्चे को जो है ना पीठ के बल सुलाना चाहिए, ना कि पेट के बल। आगे कह रहा है धूम्रपान मुक्त वातावरण बनाए रखें, एक सब कारण है नहीं होने का। माताएं गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती है तो सीड्स का जो है ना जोखिम बढ़ जाता है। जो माताएं जो है ना धूम्रपान करती है इसलिए जो है क्या होता है सीड्स की जो है ना मात्रा बढ़ जाती है, ये सब कारण है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 83 कह रहा है कि पितरस का कार्य क्या है, बताइए पितरस का काम। वसा का एमल्सीकरण करना। हाँ, पितरस का काम क्या है, तो वसा का एमल्सीकरण करना। कह रहा है पितरस का कार्य क्या है, वसा का एमल्सीकरण है। आगे कह रहा है पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, पित्त जो है ना यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय जो है ना ब्लैडर में संचित रहता है। आगे कह रहा है कि पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग और हल्का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, तो पित्त रस जो है ना गाढ़ा हरे पीले रंग और हल्का क्षारीय द्रव होता है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, पित्त रस में क्या होता है, कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। आगे कह रहा है पित्त रस में पित्त वर्णक मतलब बाइल पिगमेंट जैसे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि पित्त रस में उपस्थित दो लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोलोरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिसे वसा का जो है एमल्सीकरण कहते हैं। तो कह रहा है कि पित्त रस में उपस्थित दो लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोलोरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ क्या कर रहा है मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिसे जो है ना वसा का एमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, बताइए कौन होगा, ए डी ई के। ठीक है, हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए डी ई के की अवशोषण में पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पानी में कौन सा विटामिन है, बी और सी है। ठीक है ना, आगे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल देंगे तो जो है ना उस व्यक्ति में वसा का पाचन नहीं हो पाता है। आगे कह रहा है यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणु क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे 84 में क्वेश्चन कह रहा है कि एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए एटिनिल, बताइए क्या होगा एटिनिल। रक्तचाप घटाने के लिए जो है एटिनिल का प्रयोग में लाते हैं। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रक्तचाप घटाने के लिए। कह रहे एटेनॉल या तो एटिनिल का प्रयोग रक्तचाप घटाने के लिए किया जाता है, या तो एटेनोनॉल बोल सकते हैं, एटेनोनॉल, और या तो एटिनिल बोल सकते हैं। आगे कह रहा है एटेनोलोल एक बीटा अवरोधक है जो विशेष रूप से दिल पर काम करता है। ठीक है, एटिनिल जो है ना एक बीटा अवरोधक है जो विशेष रूप से दिल पर काम करता है। आगे आइए, एटिनिल क्या है कि यह बोल रहा आगे कि यह अंग में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए हृदय गति को धीमा करता है। कह रहा एटिनिल जो है ना यह अंग में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए हृदय गति को धीमा करता है और रक्त वाहिकाओं को आराम से जो है ना आराम से काम करता है, आराम से काम कराता है। ये जो है ना रक्त वाहिकाओं को आराम से काम कराता है। आगे कह रहा है इसका उपयोग एटिनिल का बोल रहा है इसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनियमित की दिल की धड़कन के इलाज के लिए किया जाता है। एटिनिल जो कह रहा है ना कि इसका उपयोग एटिनिल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उच्च रक्तचाप और अनियमित दिल की धड़कन के इलाज के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं, एटिनिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, क्या होगा, यूरेनियम 235। कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। कह रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, तो यूरेनियम 235 है। कह रहा है यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। आगे कह यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम के 3 समस्थानिक है। यह क्या है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 है। ठीक है, ये सब क्या है, यूरेनियम के समस्थानिक है। आगे करा कि प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 92 पाया जाता है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 92 पाया जाता है, जिसका प्रतिशत कितना होता है, 92.28% होता है। ठीक है, जबकि यूरेनियम 92 का जो है ना 0.71% है, और तथा यूरेनियम 92 कितना है, 0.006% ही पाया जाता है। लेकिन यूरेनियम 92 में क्या होता है, इसका जो मात्रा होता है सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 92 का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में करते हैं। बताइए यूरेनियम 92 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्या होगा, तो परमाणु भट्ठी में करते हैं ना।
आयकर यूरेनियम के कई समस्थानिक विघटन से गुजर सकते हैं, लेकिन इसका यूरेनियम 235 अधिक आसानी से विघटन करता है और ऐसे अन्य समस्थानिकों की तुलना में प्रति विखंडन अधिक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो कह रहा है यूरेनियम के कई समस्थानिक विखंडन से गुजर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम 235 अधिक आसानी से विघटन करता है और इससे अन्य समस्थानिकों की तुलना में प्रति विखंडन अधिक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। आगे करा कि जब एक न्यूट्रॉन आइसोटोप यूरेनियम 235 के एक परमाणु के नाभिक से टकराता है तो यह उस नाभिक के दो टुकड़े में विभाजित कर देता है, जिनमें से प्रत्येक में एक नाभिक होता है, जिसमें मूल नाभिक के लगभग आधे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कह रहा है कि जब एक न्यूट्रॉन आइसोटोप यूरेनियम 235 कह रहा है कि जब एक न्यूट्रॉन आइसोटोप यूरेनियम 235 एक परमाणु के नाभिक से टकराता है तो यह उस नाभिक को दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है, इसमें से प्रत्येक में एक नाभिक होता है, जिसमें मूल नाभिक के लगभग आधे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आयकर विभाजन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में तापीय ऊर्जा, साथ ही गामा किरणें और दो या दो से अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। जैसे क्या है, यूरेनियम 92-235 न्यूट्रॉन 01 का जो है क्रिया किया है ना, तो क्या है, बेरिलियम 56-141 और आगे है ना क्रिप्टॉन क्या है 3692 है और इसमें क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन 3 क्या पढ़ेंगे इसको, यान 3 इसको 3 से जो है ना मल्टी किया, इधर कम रहा था ना, और समीकरण मतलब अभी क्रिया कर किया है ना, प्लस ऊर्जा है, प्लस ऊर्जा। आगे है क्वेश्चन 86 पे आइए, कह रहा है ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है, क्या होगा बताइए। ट्रिपल एंटीजन, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। हाँ, ट्रिपल एंटीजन जो है ना किन तीन कारणों से रोगों से बचाता है, तो काली खांसी है, टिटेनस है, डिप्थीरिया है। कह रहा है ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है, तो काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया है। कह रहा है ट्रिपल एंटीजन जो है ना काली खांसी और इसको पर्टूसिस बोलते हैं, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से बचाता है। तो कह रहा है ट्रिपल एंटीजन इसको ट्रिपल एंटीजन जो है काली खांसी, इसको पर्टूसिस बोलते हैं, टेटनस और डिप्थीरिया को जो है क्या करता है, जो है ना रोगों से बचाता है। आगे कह रहा है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाले रोग है। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। इनसे बचाव के लिए जो है ना बच्चों में डीपीटी टीका रोग प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अगर इनके बचाव के लिए बच्चों में डीपीटी टीका रोग प्रतिरक्षण के लिए बचाव में दिया जाता है। आगे आइए, बताइएगा कि टिटेनस जो बीमारी है ना किसको प्रभावित करता है, तो क्या होगा बताइए। टिटेनस जो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को करता है, और ये जीवाणु के नाम क्या है, जीवाणु का नाम बोलेगा तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है। इसका लक्षण क्या होता है, टिटेनस का लक्षण बोलेगा तो, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हाँ, इसका लक्षण क्या है, तो जो है ना तेज बुखार और शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना। तो टिटेनस का जो है ना प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र, जीवाणु के नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, और इसका टिटेनस का जो लक्षण हो तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना। हैजा का बताइए, हैजा का जो प्रभावित अंग क्या है, तो क्या होगा हैजा का। हैजा के आंत है और विब्रियो कॉन्ट्री लगातार दस्त और उल्टी है। हाँ, हैजा का जो प्रभावित अंग है ना, हैजा जो प्रभावित करता आंत को करता है। इसका जीवाणु का नाम हैजा का क्या होता है, किस जीवाणु से होता है, तो विब्रियो कोलेरिस जीवाणु से होता है हैजा। और इसका लक्षण क्या है हैजा का, लगातार दस्त और उल्टियाँ आना, ये हैजा का लक्षण है। टाइफाइड बताइए, टाइफाइड का क्या होगा। टाइफाइड आंत है, ये सल्मोनेला टाइफी, तेज बुखार, शीतल, पेट दर्द, त्वचा पर चमक। हाँ, तो टाइफाइड जो क्या करता है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। और ये टाइफाइड जो होता है सल्मोनेला टाइफी से होता है, जीवाणु का नाम है। और इसका लक्षण टाइफाइड का क्या हो, तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा और चकते हैं। तो क्षय रोग बताइए, क्षय रोग का क्या लक्षण है, प्रभावित अंग है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। हाँ, तो कह रहे हैं कि क्षय रोग जो है ना इसका प्रभावित अंग क्या है, फेफड़ा है। क्षय रोग का प्रभावित अंग क्या है, तो फेफड़ा है। और इसका क्षय रोग किस जीवाणु से कारण होता है, तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, ठीक है। और ये इसका जो लक्षण है बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना, ये क्षय रोग का कारण है। और डिप्थीरिया बताइए। डिप्थीरिया श्वास नली, ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, हल्का बुखार। हाँ, तो डिप्थीरिया जो है ना प्रभावित अंग किसको करता है, श्वास लेने को प्रभावित करता है। और इसका डिप्थीरिया का जीवाणु बोलेगा तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। और इसका सांस लेने में कठिनाई ये लक्षण है, दम घुटना, हल्का बुखार एवं वजन घटना, ये सब क्या है, डिप्थीरिया का लक्षण है। आगे प्लेग बताइए, प्लेग। प्लेग रहेगा तो फेफड़ा, कावड़ दोनों पैर के बीच, और इसका यर्सीनिया पेस्टी का बहुत तेज बुखार, शरीर को गिरती है।
कह रहा है कि प्लेग जो है ना इसका प्रभावित अंग क्या है फेफड़ा है, कारव दोनों के पैर के बीच है। और इसका प्लेग का जो जीवाणु है ना किस जीवाणु से होता है, एसिनिया पेट्रिस से जीवाणु से होता है। और प्लेग में बहुत तेज बुखार आता है, शरीर में गिल्टियाँ होती है। काली खांसी बताइए, काली खांसी। काली खांसी श्वसन तंत्र है और इसका जीवाणु के नाम रहेगा तो हीमोफिलस परटूसिस और लक्षण तो लगातार खांसी। हाँ, काली खांसी का अगर बोलेगा प्रभावित अंग क्या है, श्वसन तंत्र है। काली खांसी का प्रभावित अंग क्या है, श्वसन तंत्र है। इसका जीवाणु का नाम क्या है, हेमोफिलस परट्यूसिस है। और लगातार खांसी आना ये जो है ना इसका काली खांसी का लक्षण है। निमोनिया बताइए, निमोनिया। निमोनिया फेफड़ा और इसका जीवाणु का नाम रहेगा तो डिप्लोकिस निमोनी और इसका लक्षण रहेगा तो तेज बुखार फेफड़ों में सूजन। हाँ, तो निमोनिया जो है ना फेफड़ा को प्रभावित करता है और डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, जीवाणु से। और तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, ये सब निमोनिया का लक्षण है। कोड बताइए, कोड। कोड रहेगा तो तंत्रिका तंत्र त्वचा और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस का जीवाणु का नाम है और लक्षण रहेगा तो शरीर पर चपटे तंत्रिकाएं प्रभावित। हाँ, तो कोड बोलेगा तो जो है ना कोड क्या है, तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है, कोड रोग। और ये जो है कोड रोग किस जीवाणु कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिस से होता है। और कोड का लक्षण क्या है, शरीर में चकते तंत्रिकाएं प्रभावित करना। गोनेरिया बताइए, गोनेरिया। गोनेरिया मूत्र मार्ग है, ये इसका जीवाणु का नाम रहेगा तो नाइसेरिया गोनोरिया है और लक्षण रहेगा तो मूत्र मार्ग में सूजन। हाँ, तो गोनेरिया क्या करता है ना, मूत्र मार्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है। और नाइसेरिया गोनेरिया के जीवाणु से होता है, मूत्र मार्ग में सूजन है, मतलब ये लक्षण है। सिफिलिस बताइए, सिफिलिस। सिफिलिस सीसन और इसका जीवाणु का नाम रहेगा तो टेम्पोना प्लेडियम और लक्षण रहेगा तो सीसन में घाव। हाँ, सिफिलिस जो है इसका क्या है, सीसन का प्रभावित करता है। और टेपनोमा प्लेडिनम से होता है, इसका लक्षण क्या है तो सीसन में घाव होता है। ठीक है, ये सभी जो है ना सब प्रभावित अंग था और जीवाणु के नाम था, लक्षण था। और याद रखिएगा ना कि जितनी बीमारी दिया हुआ है सब किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। याद रखिए किससे होता है, बैक्टीरिया। किस कौन कौन बीमारी होता है, टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस, सब किससे होता है तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है। याद रखिए सब एक तो अलग क्वेश्चन ये हो गया कि सारे जो बीमारी है सारे जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। वही क्वेश्चन भाई 87 पे करा, 87 में क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, बताइए क्या होगा। धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का बोला व्यापारिक नाम क्या है तो धोने का सोडा है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, धोने का सोडा है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो ग्लास निर्माण में जो है ना सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और कागज उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। जल के स्थायी कठोरता को घटाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। आगे कारण नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है तो क्या होगा, CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O का मतलब इसका सूत्र होता है। इसका नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो कीटाणुनाशक के रूप में नीला थोथा का प्रयोग करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। विद्युत सेलों में जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कॉपर के शुद्धिकरण में जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। रंग बनाने में किसका प्रयोग करते हैं तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो है ना कीटाणुनाशक, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में सभी जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है कास्टिक सोडा, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका सूत्र क्या होता है NaOH। कास्टिक सोडा इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaOH। इसका उपयोग कहाँ करते हैं कास्टिक सोडा का तो साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम निर्माण में जो है ना किसका प्रयोग करते हैं तो कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम के परिसंस्करण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। बॉक्साइड के शुद्धिकरण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में भी कर्मक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। याद है कि साबुन, कागज, कृत्रिम रेशा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेट्रोलियम के परिसंस्करण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बॉक्साइड के शुद्धिकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में कास्टिक सोडा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। आगे है सिंदूर। सिंदूर क्या है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। सिंदूर का रासायनिक सूत्र बोले तो HGS होता है। सिंधु का जो रासायनिक सूत्र होता है HGS होता है। और इसे रासायनिक विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को सिंदूर को जो है ना मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जानते हैं। और रासायनिक सिंदूर जो है ना सिनेबार, पानी में क्या होता है अघुलनशील होता है। रासायनिक सिंदूर जो है सिनेबार पानी में क्या है अघुलनशील होता है। और सिंदूर क्या करता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका क्या होता है
HGS। सिंदूर को मर्क्यूरी सल्फाइड भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है HGS होता है। और लाल सिंदूर को क्या कहते हैं? लेड पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? Pb3O4। तो सिंदूर को बोलेगा तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, और लाल सिंदूर को बोलेगा लेड पेरोक्साइड Pb3O4। वाई क्वेश्चन नंबर 88 पे कहेगा कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? तो क्या होगा? हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना ने खोज किया था जेनेटिक कोड का। कुछ प्रमुख आविष्कारक एवं आविष्कारक है, आविष्कार एवं आविष्कारक दिया हुआ, आविष्कार है, आविष्कारक दिया हुआ कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? रक्त परिसंचरण का विलियम हार्वे। इंसुलिन का बोलेगा तो बेंटिंग एवं बेस्ट। रेबीज टीका खोज किसने किया? लुई पास्चर। एंटीजन का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर। विषाणु का बोलेगा तो इवानोवस्की। रक्त समूह का बोलेगा तो क्या होगा? लैंडस्टीनर। हृदय प्रतिरोपण शल्य की खोज किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? ए फ्लेमिंग। अब विटामिन का बोलेगा तो हॉपकिंस। विषाणु विज्ञान का बोलेगा तो इवानोवस्की व बेजरिनिक। विषाणु विज्ञान का इवानोवस्की व बेजरिनक। हैजा व तपेदिक रोगाणु का बताइए? रॉबर्ट कोच। हैजा व तपेदिक का रोगाणु रॉबर्ट कोच। टीका लगाना खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु खोज किसने किया? लेवेनहॉक। गर्भनिरोधक गोलियां पिनकस। पोलियो टीका जोनी साल्क। पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट साबिन। स्टेथोस्कोप रेने लाइनक। स्टेथोस्कोप बोलेगा तो रेने लाइनक। मलेरिया परजीवी बोलेगा तो रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर। और BCG का टीका यूरिन कॉलमेट। क्या होगा? यूरिन कॉलमेट। अब भाई 89 पे बताइए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्या कारण है बताइए? इसका क्या है? क्लोरीन युक्त में पानी रोग के कीटाणुनाशक से मुक्त होता है। अब आगे निकल रहा है अंदर से क्या कह रहा है कि पीने में कि पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त होता है, ठीक है। कह रहा है कि पीने के पानी से क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो कह रहा है कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। आगे कह रहा है कि पीने के पानी के लिए क्लोरीन सबसे आम रासायनिक कीटाणु शोधक में से एक है। पीने के पानी के लिए क्लोरीन सबसे आम रासायनिक कीटाणु में से शोधक में से एक है। आगे ये कह रहा है कि नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि से पीने योग्य पानी के स्रोत के ऑक्सीकरण और कीटाणु शोधन के लिए विभिन्न क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि में पीने योग्य पानी के स्रोत के ऑक्सीकरण और कीटाणु शोधन के लिए विभिन्न क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक और जल आपूर्ति कीटाणु शोधन का लक्ष्य जल जनित रोग के लिए जिम्मेदार रोगजनकों के खत्म करना है। आगे कह रहा है कि अधिकांश सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अधिकांश सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने के लिए क्लोरीन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और यह क्या है? अपेक्षाकृत सस्ता है। आगे कह रहा है कि जल जनित रोगों जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस के कारण होने वाली मृत्यु से बचने के लिए क्लोरीजीनकरण पानी को शुद्ध करने को आम और कारगर तकनीक है। तो कह रहा है कि जल जनित रोगों जैसे हैजा, टाइफाइड और क्या है तो जल जनित रोगों जैसे हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसे के कारण होने वाली मृत्यु से बचने के लिए क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का आम और कारगर तकनीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 90 पे आई कह रहा है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है बताइए? घेघा होता है। क्या होता है? घेघा होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग बीमारी होता है? तो घेघा होता है। शरीर में आयोडीन कमी से घेघा बीमारी होता है, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कह रहा है आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसी कमी से घेघा गलकंड नामक हिंतजान्य रोग हो जाता है। आगे कह रहा है घेघा के बाद क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है जिससे प्रभावित व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगता है। तो कह रहा है कि घेघा के बाद क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है जिससे प्रभावित व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि है। आगे कह रहा है तपेदिक या राजयक्ष्मा। तपेदिक मतलब राजयक्ष्मा को क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इंग्लिश में।
कह रहा है कि इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को जो है ना, इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग कहते हैं। यह एक जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ना नामक जीवाणु कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस होता है। आगे कह रहा है कि इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय चूमने से प्रसारित होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। आगे कह रहा है इस रोग के लक्षण क्या है, तो ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, ये सब क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण है। ये सब जब होगा क्या होता है, इसका लक्षण दिखाई देता है, ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास और पाचन तंत्र में गड़बड़ी। आगे स्कर्वी बारे में बोल रहा है कि स्कर्वी बारे में कह रहा है कि यह रोग भोजन में विटामिन सी की कमी कारण उत्पन्न होता है। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी। विटामिन सी जो है ना स्कर्वी अम्ल जो स्कर्वी निरोधी होता है। विटामिन सी स्कर्वी अम्ल है जो स्कर्वी निरोधी होता है। आगे कारण कि मसूड़ों में रक्त का स्राव, दांतों में असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य भागों में सूजन, पेशाब, रक्त या एल्बुमिन का अंश आना आदि के क्या है, इसके लक्षण है। तो कह रहा है कि मसूड़ों में रक्त का स्राव, दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन, पेशाब में रक्त या एल्बुमिन का अंश आना आदि के इसके लक्षण है। आगे कह रहा है कि विटामिन सी टमाटर, प्याज, नींबू, नारंगी, ताजे फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी किस किस फलों में होता है, तो टमाटर में होता है, प्याज में होता है, नींबू में होता है, नारंगी, ताजे फलों में पर्याप्त रूप से जो है ना विटामिन सी पाया जाता है। आगे कह रहा है रिकेट्स, इसी को सुखंडी या तो सूखा रोग कहते हैं। रिकेट्स बोल सकते हैं, तो सुखंडी बोल सकते हैं, तो सूखा रोग बोल सकते हैं, तीनों एक ही है। कह रहा है रिकेट्स होता है यह विटामिन डी कमी से कारण होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी कमी कारण होता है। अब विटामिन डी की कमी से जो है ना कारण कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी कारण कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता, जिससे कारण क्या होता है ना, जिससे कारण क्या है, अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता है। ठीक है, अतः अस्थियों कोमल हो जाती है। तो कह रहा है अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता है, अस्थियाँ क्या होती है, कोमल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विटामिन डी मछली के तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी और दूध के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी किस में होता है, तो मछली के तेल में, कलेजी में, अंडे की जर्दी में और दूध में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अब आगे से यहाँ से जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें जो है ना मैथ रीजनिंग का सारा क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ सेंड कर ही दिए हैं। देखिए भाई है ना मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सारा मैथ रीजनिंग का है। देखिए 90 से जो है ना सारा 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है। तो ये सेट ना पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। ये पेपर था ना बिहार पुलिस का 19/4/2014 को प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, इसी का पेपर था। 19/10/2014 का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बिहार पुलिस का। तो रहने देते यहीं तक। कल जो है ना इसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन पूरा 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। बाकी सारा तो इसका अलग अलग जितना भी क्लास के सारा तो क्लास है ही है सारा। बाकी रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ हम सेंड कर देंगे।